कल की क्लास की वीडियो नहीं मिली? हाँ बच्चे, अभी मैंने डाली हेलो। नहीं है मैं। हाँ मैंने अभी डाली नहीं है, कल सुबह तक डाल दूंगा मैं, 10 बजे तक मिल जाएगी आपको सुबह। ओके ठीक है सर, थैंक। ओके जी। आवाज आ रहा है बच्चों, साउंड आ रहा है आपके पास? यस सर। मेरे पास प्रॉब्लम है, रुके रहना, भी 1-2 मिनट लगेगा मेरे को स्टार्ट करने में। एक सेकंड रुकना बच्चों। अरे बताओ ना यार, विंडो टास्क बार के नीचे चली गई, कहाँ से लाऊं उसे वापस? जूम मीटिंग की विंडो ही नीचे चली गई है, कोई तो बताओ। विंडो चली गई नीचे और पता नहीं कहाँ भाग गई। कोई कमांड होती होगी ना इसकी। माइक खोल के बोल दे यार, यहाँ से नहीं सुन रहा कुछ भी। हो गया, ढूंढ ली। हो गया मेरे भाई, हो गया। हाँ जी, तो सुनो जरा, कल हमने, कुछ बच्चे कल नहीं थे और थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था शायद, इसलिए नहीं थे। ठीक है, तो कल की क्लास सुबह तक मिल जाएगी आपको बीसीसी ऐप पे, तो आप उससे रिकवर कर लेना उसे। और इधर हमने वेक्टर पूरा किया है, थोड़ा सा सुनना अब, कि वेक्टर मात्र 10 पेपर हुए हैं, ठीक है, वो भी अरिहंत से। कोई 20 या 30 पेपर पे मैं 3D चेंज करूंगा, ध्यान से सुनना। तो कल वाले डेज पे जो आपकी ओरिजिनल क्लास चल रही है, क्या डेज हैं आपके, TTS 3:30 से 5 है, इस पे हम लोग अभी 10-20 पेपर वेक्टर ही करेंगे, और ताकि प्रॉपर्टी अच्छे से आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद 3D शुरू करूंगा वहां पे। अभी MWF पे मैं
प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहा हूँ अभी। ये लास्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया था उसका एक्स्ट्रा भी तो करना है ना, और वो भी सारी चीजें ढंग से तैयार होनी चाहिए। कई बारी सारे अच्छे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, हाथ से निकल जाने चाहिए। तो यानी आज वाले डे पे मैं प्रोबेबिलिटी करा रहा हूँ आपको। ठीक है जी, कुछ आपको कहना है तो कहिए, नहीं तो काम शुरू करें। हाँ, प्रोबेबिलिटी में मैं एनसीईआरटी के कल क्वेश्चन ले चुका था भाई, जिसकी क्लास छूटी है। 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूविंग स्टाइल के एनसीईआरटी के छूटे हैं आपके, एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिकवर कर लेना वहां से कल वाली क्लास से। ठीक है, और अब मेरे हिसाब से तो एक ही बचा हुआ और इम्पोर्टेंट जो हमने कभी नहीं किया था, मतलब एनसीईआरटी में जितना किया था उसमें नहीं हुआ था। एग्जाम्पल में ये मार्क कर लो सारे बच्चे, मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 36 है, बहुत इंपॉर्टेंट और जैसा कुछ नहीं किया अभी तक आपने, एक बार देख लो। ठीक है, सब ध्यान लगाना जरा। ए एंड बी थ्रो अ डाई ऑल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट 6। अच्छा, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, कोई भी जवाब देना। ठीक है, इस क्वेश्चन से नहीं, एक जनरल बात पूछ रहा हूँ। चेस या शतरंज आप जब खेलते हैं तो उसमें जीतने का चांस दो जो प्लेयर खेल रहे हैं इक्वल इक्वल होता है, हाँ या नहीं? कोई भी बता हाँ दो। नो भैया। यस होता सर। है, औरों को बोलना चाहिए, सबको एक एक बारी माइक खोल के बोलना चाहिए हाँ या नहीं। हाँ भैया। हाँ भैया। बस 3 ही बच्चे हैं मैच में, और कोई नहीं है? अरे अपना मन तो रख ही सकते हो आप। चेस खेलें तो 2 पर्सन का जीतने हारने का चांस इक्वल होता है नहीं? नहीं। किसी भी हालत में नहीं होता। कितनी जल्दी हाँ बोल दिया। पहले चांस किसको मिलती है? चेस खेला हो तो पहले चांस वाइट, जिसकी वाइट गीटियां हैं, भाई और जिसको पहले चांस मिलती है उसका ज्यादा चांस है जीतने का। ठीक है जी, जिसको पहले चांस मिलती है उसको ज्यादा चांस है। मान लो 19 चांसेस में ए और बी 19 बारी, मतलब मिला जुला के 19 टर्न चले, 1 2 3 ऐसे चलते गए, और ए जीत गया। तो ध्यान देना, एक ये 2 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 2, पहले ए ने चला, फिर बी ने, फिर ए ने चला, फिर बी ने, 18 बारी ऐसे 9-9 के सेट पूरे हो गए। 19वीं बारी ए ने चला और बी को हरा दिया, बी को चलने का ही मौका नहीं मिला। तो बी यहाँ पर 10 बारी चला और ए 10 बारी चला और बी 9 बारी चला। बी 10 बारी बराबर बारी चल ही नहीं पाया, उससे पहले तो ए जीत गया। ठीक है, तो खैर एक जनरल बात की थी, ऐसे ही की भैया थी। ध्रुव हाँ, कुमार वो क्लास मेंटेन नहीं हो पा रहा। ध्रुव कुमार तो मेरे को आ चुका होगा मेरे ख्याल से, महक गोयल थी, मैंने उसे एडमिट करा लिया। हाँ ठीक है, वेटिंग में होगा तो मैं कोई डाल लूंगा, वेटिंग में इस वक्त कोई नहीं दिख रहा भाई। हाँ देखो भाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है ए और बी डाई डाई ऑल्टरनेटिवली थ्रो कर रहे हैं, और जैसे 6 आएगा वो जीत जाएगा, जिसका आ गया, जिसका भी आ गया। बोलता है प्रोबेबिलिटी विनिंग की बताओ, दोनों की बतानी है, दोनों का विनिंग चांस बताना है। तो कोई बच्चा, अगर आपकी सोच यही थी तो सर 6 आने से जीतना है और 6 ना आने से जीतना है, अब 6 आने का चांस तो 1/6 होता है, ऐसे दोनों का एक तो विनिंग चांस सेम होगा, वही बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, एक बारी बताओ भैया, ऑल्टरनेटिवली खेल रहे हैं, जिसका 6 आ गया वो जीत जाएगा, नहीं आया तो फिर दूसरे की बारी आई, उसका आ गया वो जीत गया, उसका भी नहीं आया फिर पहले की बारी आई, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, गेम स्टार्ट किसने की है? बोलो तो सही। ए ने स्टार्ट की है, तो पहली बात चांस क्या मुझे नहीं पता, लेकिन ए का जीतने का चांस ज्यादा होगा, बी का कम होगा। ठीक है, अब कुछ मत करना, पहले मुझे बताओ किसी भी पर्सन का विनिंग चांस, दोनों के लिए एक ही जैसा विनिंग चांस है, जिसका 6 आ गया डाय पर वो जीत जाएगा। तो दोनों पर्सन का विनिंग चांस एक जैसा है, वो पहले लिख लेते हैं। 6 आने का चांस क्या होता है? अरे डाय पर 6 फेस 1/6। 6 आने का चांस 1/6 है, और 6 आने पे जीतना है, यानी जीतने की चांस क्या हो गई? 1/6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको भी जब सैंपल पेपर करोगे। ये 10 पेपर थोड़े से कम थे, 30 पेपर एक ही बारी में होने चाहिए। हम यूलाई करते थे पिछले साल तक, 20 अनसॉल्व पेपर, 14 सॉल्व पेपर, तो 34 पेपर और बेहतरीन वाले। इस साल तो यूलाई अच्छा नहीं बनाया था इन्होंने, तो 34 पेपर में एक समाधि सी लग जाती थी बच्चे की, बहुत बढ़िया फील आता था। तो वो मैं कराऊंगा अभी, मिला जुला के देखते रहना। विनिंग चांस 1/6 है, डाय पर 6 आया तो जीता, 6 आने का चांस 1 6 में से। तो लूजिंग चांस क्या है? जब 6 नहीं आएगा सर, 6 ना आने के 5 फेवरेबल केस हैं 6 में से, यानी हारने का चांस 1/6 है। ठीक है भैया, वो बोल रहा है ए का विनिंग चांस बता दो। तो भाई ए जैसे जैसे जीत सकता है ना, जो जो भी ए के जीतने के तरीके हैं वो सारे केस बनाओ, उनके चांस लिखो, सब ऐड करो, टोटल चांस आएगा। मैं जो पूछ रहा हूँ उतना बता देना। गेम किसने स्टार्ट की थी? बोलना पड़ेगा, नहीं तो समझा नहीं पाऊंगा। गेम किसने, मान लो ए ने स्टार्ट की, और ए ने स्टार्ट करते ही वो पहली बारी में 6 आ गया, मतलब जीत गया। तो या तो ए ऐसे जीतेगा, या बच्चा बोलेगा नहीं जरूरी थोड़ी है सर, ए ने पहली बारी वो डाय थ्रो किया, 6 आ गया और वो जीत गया। हो सकता है, मना नहीं कर रहे, लेकिन 6 आ सकता है, मतलब विन कर सकता है, लेकिन 6 नहीं भी आ सकता,
यानी लूज भी कर सकता है। मान लो ए जीता तो गेम खत्म थी, ठीक है भाई, यही था ए का जीतने का चांस, लेकिन और बातें तो और भी है। या ए नहीं जीता तो बोलो फिर टर्न बी की आती और बी थ्रो करता, 6 आता, जीत जाता, तो फिर गेम खत्म थी। ऐसे भी कोई ना कोई तो जीत ही सकता है, ठीक है। या सर बच्चा बोलेगा नहीं सर, मान लो ए की पहली टर्न हार गया, बी की दूसरी टर्न जीता तो ठीक गेम खत्म, लेकिन नहीं जीता तो हारता, तो उसके बाद दोबारा टर्न ए की आती, फिर वही बात हो गई, ए जीत भी सकता है अब इस टर्न पर और हार भी सकता है। जीत जाता तो गेम खत्म। अभी केस बना रहे हैं भाई, चांस मत सोचना। ये गेम अगर चल रही है तो किस तरह से चलती रहेगी, या तो ए विन करेगा, ठीक है, लेकिन ए ने फर्स्ट थ्रो किया, एक मिनट बच्चों, ए ने फर्स्ट थ्रो किया और वो लूज कर गया, तो बी की टर्न आई, वो विन कर गया। या ए फर्स्ट थ्रो पर लूज किया था, बी सेकंड थ्रो पर विन नहीं करा, लूज कर गया, तो फिर दोबारा ए की टर्न आ गई, विन कर गया। ऐसे भी जीत सकता है। अब आप शुरू करो, आगे वाले केस बताओ। ए लूजिंग, बी लूजिंग, अब ए विन किया था, अब ए लूज कर जाए, तो अब टर्न किसकी है? बी की। बी की। और इस टर्न पे बी बी की। जीत भी सकता है, हार भी सकता है, यानी मान लो यहाँ बी जीत गया, तो सर गेम खत्म। लेकिन सर बात ये, मतलब ठीक है बी जीत गया तो गेम खत्म, लेकिन ये नहीं कह सकते बी जीतेगा ही। ऑप्शन दोनों है, बी जीत भी सकता है, हार भी सकता है। तो वो ए लूज किया, फिर बी लूज किया, फिर ए लूज किया, फिर बी विन किया, तो ठीक है गेम खत्म थी। लेकिन नहीं बी विन किया होता, लूज किया होता, तो अगला टर्न एक था, फिर जीत जाता। और ऐसे से तो चलती रहेगी ये कहानी, इन्फिनिटी तक चलेगी। बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसे तो ये चलती ही रहेगी, ठीक है भैया। अभी उसने मान लो, मैं कह रहा हूँ ए का विनिंग चांस बताओ, तो ए यहाँ पर जीता, ध्यान से सुनना, या ए यहाँ पर जीता, या ए यहाँ पर जीता, और ऐसे इनफाइनाइट केस है। ये सारे चांसेस का सम निकालना है। सर इनफाइनाइट नंबरों का सम तो हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है, पक्का नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर ये एक जीपी है जिसमें इनफाइनाइट टर्म है, जिसकी कॉमन रेशियो 1 से छोटी है, तो आप सबने पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़ा था भैया, सप्लीमेंट एक्सरसाइज में पढ़ा था, एक जीपी में इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला a/1 - r होता है। कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं, लेकिन हाल फिलहाल तो हम यूज नहीं कर रहे, तो अचानक से क्वेश्चन आ गया, पेपर में खूब आता है, ये यूज होना है। अभी सुनते रहना, क्वेश्चन खराब मत करना, इसमें कुछ और बातें मेरे को बतानी है। फाइनल होने तो फिर कर लेना, करने में टाइम नहीं लगेगा। सारे बोलो, एनएस गेम स्टार्ट की, मान लो पहले ना ये डायग्राम बनाना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब आप चांस में कन्वर्ट करो, मान लो एक ही टर्न आई और वो जीत गया, तो उसका क्या चांस? 1/6। विनिंग लूजिंग चांस सेम है, एक यही रहेंगे हर बारी। जिसका 6 आया वो जीतेगा डाय पर, और 6 आने का चांस 1/6 है। 6 नहीं आया तो लूज करेगा 5/6। दोनों का विन, ए या बी का विनिंग या लूजिंग चांस सेम है, तो ए जीता तो 1/6। अब बोलो मान लो ए ना जीता होता, ए हारा होता, डाय पर 6 ना आया होता, तो उसके हारने का चांस 5/6। लेकिन उसके बाद बी की टर्न वो जीत जाए तो उसका चांस 1/6। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? एक बारी बोलना। अच्छा, कोई मुझे बताएगा क्या मैं इसमें अरेंजमेंट काउंट करूं? सोच के बोलना। नो सर। क्यों नहीं होंगे? सर अगर बी पहले जीत जाता गेम खत्म हो जाती। ठीक है जी, नहीं बी जीत गया तो गेम तो खत्म हो गई। सर उल्टा हो ही नहीं सकता ना, आप शुरू देखो, उसने कहा गेम ऐसे शुरू होगी, तो ऑर्डर ऐसे ही तो चलेगा, या तो ए जीता, अब ए से शुरू हुई, मान लो नहीं जीता, हार गया, तो बी की टर्न आई। पहले तो बी हो ही नहीं सकता ना, उल्टा पुल्टा तो हो नहीं सकता, टर्न वाइज टर्न चलते हैं सर। और गेम ए से स्टार्ट हुई है, तो पहले ए का नॉट विनिंग है, तो फिर बी का विनिंग है। ऑर्डर यही लेने पड़ेंगे, इसमें आप अलट पलट नहीं सकते, ठीक है भैया। फिर अरेंजमेंट काउंट नहीं होगा। अब बोलो पहली टर्न ए की थी, वो हारा होता तो चांस 5/6, फिर बी की टर्न आई, मान लो वो भी हार गया, 5/6, फिर दोबारा ए की टर्न आ गई, मान लो वो जीत गया, 1/6। अरेंजमेंट काउंट नहीं हो सकते बच्चों, ऑर्डर में खेल रहे हैं, उल्टा पुल्टा नहीं कर सकता। सामने वाला बोले मैं तेरे से पहले चलूंगा, खा जाओगे आप उसे, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, ठीक है भैया, चांस यही है, ठीक है। फिर ए लूजिंग, बी लूजिंग, ए लूजिंग, और सबका लूजिंग सेम ही है, तो 5/6 3 बारी लिख ही लो ना यार, फिर 5/6 का क्यूब, और फिर बी विन कर गया 1/6। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। फिर 4 बारी लूजिंग हो गया, सबके लूजिंग तो एक जैसे हैं, तो 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6। सर ये कितने केस दिखाते हैं हम? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये इनफाइनाइट टर्म बनेंगे, इनफाइनाइट का सम आप नहीं निकाल सकते, आपको भी मालूम है, और सिर्फ एक केस जीपी में निकाल सकते हो। तो बताना, जीपी दिखाने के लिए ए का विनिंग केस निकालने कम से कम कितनी टर्म होनी चाहिए यहाँ पर? 3। 3 होनी चाहिए, इसलिए मैंने ए के विनिंग के 3 पूरे किए थे। मैं तब तक लिखता रहा कि ए या तो यहाँ विन किया, या यहाँ विन किया, यहाँ विन किया, ताकि मैं खुद भी समझ पाऊं और टीचर को भी दिखा पाऊं। ए का विनिंग चांस या तो ये है, या चल रहा है देखो, या ये है प्लस, या का मतलब प्लस, या ये है प्लस, और वो 3 टर्म प्लस में है, सीक्वेंस है, और जीपी दिख रहा है, हम बोल पा रहे हैं, तो इनफाइनाइट टर्म है, निकाल ही देंगे ना सब। अब निकाल रहा हूं भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग चांस ऑफ ए, ठीक है। तो ए का विनिंग चांस या तो 1/6 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, या ये वाला देखो यहाँ विन करा, 1/6 इंटू 5/6 का स्क्वायर है,
या देखो यहाँ विन किया, ए विन 1/6 इंटू 5/6 की पावर 4 है। बोलो यही 3 चांस है, इसी तरह से इनफाइनाइट तक चलेंगे। बोलना पड़ेगा, इनफाइनाइट तक इनफाइनाइट चलेंगे। तक चलेंगे सर। ए है 1/6, बच्चों चेक करो कॉमन रेशियो चेक करो, हर बारी 5/6 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। 5/6 स्क्वायर का मतलब 25/36 हो गया, स्क्वायर करके देख लो। ठीक है भैया, तो एक स्टेटमेंट देनी हो तो दे दो सीक्वेंस जीपी है, नहीं तो इस क्लास में ऐसी जरूरी बात है नहीं, आपने माइंड में चेक कर लिया काफी होता है। ये जरूर देख लेना जीपी कॉमन रेशियो 1 से छोटी है, उसी केस में इनफाइनाइट टर्म का सम कर सकते हैं ना हम, जो कॉमन रेशियो 1 से छोटी है। तो ये इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला a/1 माइनस आर। बस डाल दो, आंसर हो गया। ए का विनिंग आया, अभी बी का भी निकालूंगा, पहले आप ए का कर लो, फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्या क्या आएगा अभी बता दूंगा, ताकि जब हम सैंपल पेपर करें तो दिक्कत ना आए, या मेरे सैंपल पेपर कराने से पहले आपका स्कूल पेपर आ जाए तो भी आप दिक्कत में ना हो। पहले इसे ए का विनिंग चांस निपटा दो फटाफट से। कुछ बच्चे ऐसे ट्रेस करे जा रहे हैं जो कि बीच बीच में छुट्टियां कर रहे हैं भाई, एक क्लास आते हैं 2 छुट्टी कर जाते हैं, फिर एक आते हैं फिर 2 छुट्टी कर जाते हैं। मन की चला रखी है आपने, सारा रिजल्ट खराब कर लोगे। अभी तक आया नहीं और अब आना है, आखिरी के महीने में आता है 12th वालों का, सब ढंग से पढ़ते हैं। अब आप छुट्टी कर लो, ठीक है भैया, काम खराब मत करो। मेरा कोई मतलब, मैं तो काम कर ही रहा हूँ ना, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया तो क्या, मैंने पूरी कोशिश भी कर ली, ठीक है, आपके पैसे भी लग गए, आपका समय भी लग गया, रिजल्ट आया नहीं तो हाथ क्या लगा। और बिना आपकी मेहनत के आएगा नहीं, बिना रेगुलरिटी के आएगा नहीं। ये 5/11 आया, शायद रिफ्लेक्शन आ रहा है। ए का विनिंग चांस आ गया। आदित्य एक बात बताएगा बच्चे, ए का आ गया, बी का कैसे निकालूं? भैया जो लेफ्ट हुए हुए केस होंगे वो बी के होंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है भैया, गलत बिल्कुल नहीं बोला इस बच्चे ने। ठीक है जी, वो कह रहे भैया जो बचे हुए केस हैं वो बी के विनिंग के हैं, वो लेके ऐड कर दो, लेकिन भाई इतना ही आपको दोबारा करना पड़ जाएगा। बचाने का तरीका बताना आदित्य, 2 ही पर्सन खेल रहे हैं, 2 ही खेल रहे हैं, ए का विनिंग निकाल चुके हो, टोटल चांस 1 होता है, तो बी का विनिंग क्या? भैया 1 माइनस विनिंग ऑफ ए। सर 1 माइनस विनिंग ऑफ ए, 1 में से ए का विनिंग हटा दोगे तो ए का लूजिंग आएगा, और ए हारा तो फिर बी जीता ना। ठीक है भैया, तो बी अगर 2 पर्सन है, जरूरी नहीं है पेपर में ऐसा आएगा, वो बात मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन 2 ही पर्सन है और ए का विनिंग निकाल चुके हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग निकालनी है, तो दोबारा जीपी बना के करना मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो 1 में से ए का विनिंग हटा दो जो कि 5/11 था। सर ए का 6/11 है। हाँ बी का कम होगा। नहीं बी का तो कम होगा, 1 मिनट, क्या गड़बड़ कर दी, मैं भी तो चेक कर दूं। 25 था 6/11 है भैया। 1 सेकंड यार, 36 11 36 5/11 ही तो आया ए का। ए का 5/11 आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। 6/11 आ रहा है भैया। 6/11 आया, हाँ नीचे। ठीक है, मैंने काटा भी ऐसे, 6 5 36, क्या बात है, 6/11, ठीक है भाई। तो खैर ए का विनिंग आ गया 6/11 और बी का विनिंग आ गया 5/11। चलो बोलो तो सही आप इस बहाने, नहीं तो बोलते ही नहीं हो यार, मतलब मेरे को गलतियां करनी पड़ेंगी तब आप बोलना शुरू करोगे। समस्या है तो बोलना। अच्छा, मतलब इससे ज्यादा मैं ये तो नहीं कह सकता है मुश्किल है, मतलब ना करो तो सारा ही बच्चा अटका के आता है, 2 बारी हो गया तो इंटरेस्ट ही आता है ऐसे किसी क्वेश्चन को करने में। लेकिन 1 मिनट सुनना कि वेरिएशन क्या है इसके, कि जहां फंस सकते हो। पहला वेरिएशन सभी का हो गया, कोई रह गया तो पहले बोल लो। हाँ जी, वेरिएशन सुनना बहुत ध्यान से। ये ए और बी के ना विनिंग और लूजिंग चांस अलग अलग कर देता है, कि भाई ए आएगा जब, मान लो ऐसे बोल देता ए का विनिंग चांस के लिए जब 6 आएगा डाय पर तो जीत जाएगा, तो ले 1/6, यानी उसके हारने का 6 ना आने का चांस हो गया 5/6। बी की अलग ही कहानी कह देगा, ठीक है, बी का बोल देगा इवन नंबर आ गए तो जीत जाएगा, तो इवन नंबर आने का चांस डाय पे 3/6 यानी हाफ है, तो लूज करने का हाफ हो गया। तो दोनों के विनिंग और लूजिंग अलग अलग है, तकलीफ कोई नहीं आएगी, वो अलग अलग देख के थोड़ा ध्यान से डालने पड़ेंगे, फिर भी वो जीपी बनेगी, फिर भी ऐसे आंसर आ जाएगा ऐड करके। एक वेरिएशन तो ये है, ठीक है, और इतनी आसानी से नहीं देता ये, विनिंग लूजिंग ना थोड़ा केस बना देता है, तरीके से बोलता है वो।
ठीक है, लेकिन करेंगे प्रैक्टिस दिख जाएंगी बातें। ठीक है, एक दो बारी करने के बाद ऐसी कोई तकलीफ दिखेगी नहीं। फिर लेकिन दूसरी बात, ये क्वेश्चन हम तब थोड़ा सा बेटर मान लेते हैं जब वो ये इसी तरह के क्वेश्चन में 3% की गेम दे देते हैं। मान लो इसी में सी भी कह देता और बोलते हैं टर्न वाइज हम खेल रहे हैं, पहली टर्न ए की है, दूसरी बी की है, तीसरी सी की है, और बिल्कुल यही विनिंग है, ऐसी सबके सेम है, 6 आना विनिंग और नॉट 6 आना लूजिंग। तो तीनों के रिस्पेक्टिव चांस की प्रोबेबिलिटी पूछ लेता वो, तीनों के चांस की। तो तुमने ए का तो निकाल ही लिया था, लेकिन यहाँ पर देखो ए के भी 3 केस बनाने के लिए कोई बताएगा ए के 3 केस बनाने के लिए टोटल कितने बनाने पड़ते? इतना तो दिमाग चलाना आता होगा, बोलो ना यार, टोटल कितने केस लगेंगे? 7 केस। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया जो भी बोल गया। मेरे को लग रहा था 9 बोलेगा कोई, लेकिन ये बच्चा बड़ा बढ़िया दिमाग चलाता है। ठीक है, वो सर ए विनिंग, फिर ए लूजिंग, तो बी विनिंग, फिर ए लूजिंग, बी लूजिंग, तो सी की बारी आ जाती, सी विनिंग, फिर ए लूजिंग, बी लूजिंग, सी लूजिंग, फिर दोबारा ए की ए विनिंग, ऐसे करके कर लेते हो, कर लेते थे यार। लेकिन 7 केस तो ए का विनिंग चांस की ध्यान से सुनना, कहाँ पंगा आएगा, इनफाइनाइट जीपी ऐड हो गया, आ गया। फिर बी के विनिंग के भी कितने बनाने पड़ते? 7, क्योंकि अब डायरेक्ट माइनस करके तो होगा नहीं, क्योंकि 3 लोग हैं, तो यानी बी काफी लंबा खींचना पड़ता, टोटल 8 तक पहुंच जाते वो आपके। फिर बी का विनिंग निकालना पड़ता, टाइम लग रहा है मतलब भी। फिर सी का चलो एक बार नहीं भी निकालते, वन में से ए बी का विनिंग हटा देते, सी का आ जाता। तो ये वाला थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, मतलब यही वेरिएशन है इसमें मिला जुला के, जो मैंने 2 बातें आखिरी में कही। अब प्रैक्टिस में मिल जाएगा तब देख लेंगे, अभी मैंने थ्योरी दे दी आपको, आगे बढ़ते हैं। मैंने कल प्रोबेबिलिटी का, सब बच्चे थे नहीं, प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल का शायद मुझे ध्यान भी नहीं, होमवर्क बोला कि नहीं बोला। 36 एग्जाम्पल है भाई, 37 होंगे शायद, मैंने पहले भी कहा होगा। ठीक है, लेकिन मैंने ना प्रॉब्लम मांगी और आप खुद तो बोलोगे नहीं। ठीक है भैया, 37 एग्जाम्पल है प्रोबेबिलिटी के, करके अपनी प्रॉब्लम परसों की क्लास तक तैयार रखना है, इसके अलावा कुछ पूछना हो। ठीक है, मेरे को 3 क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगते थे जो मैंने कल से आज तक पूरे कर दिए, जो बहुत आते हैं और बच्चे अटकाते हैं। ठीक है जी, बाकी आप पूछोगे मेरे से। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ सैंपल पेपर पे, अरिहन सैंपल पेपर पे पहुंच गए। अब हम पेपर नंबर, ये तो पेपर ही गलत है, खोलते हैं, चलो 1 मिनट देना पड़ेगा, सैंपल पेपर खोल देते हैं। पेपर नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, केस स्टडी के क्वेश्चन जो 2 आने हैं उसमें एक पक्का किसका है बताओ, पता होना चाहिए। एक पक्का प्रोबेबिलिटी का है भैया। प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, तो आसान होता है प्रैक्टिस के बाद, ये बहुत आसान होता है। 17। अच्छा, जिनके पास हार्ड कॉपी है चेक करते रहना, पेपर 6 से शुरू है, कोई क्वेश्चन छूट रहा हो कहीं तो बता देना मेरे को। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 17, 1 मिनट चेक करो। लगभग मतलब केस स्टडी में है ना, कुछ करने से आइडिया आ जाएगा, कुछ करने से आइडिया आ जाएगा कि किस लाइन लेंथ पे वो पूछता है। तो एक ही वाला टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बच्चा कह रहा है शायद 10th भी है, वो भी देख लेते हैं। 10th भी है, लो जी पहले 10th करो, और 10th भी क्यों है, 11th भी है, करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है हाफ, प्रोबेबिलिटी पहले सोचना मेरे से पहले सभी क्वेश्चन। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है हम लोगों ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। मेरे को आदित्य बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का क्या फॉर्मूला होता है? भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, जो फॉर्मूला भूल रहा हो पहले उस पर काम कर लेना भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट अपॉन फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो अपने को पता ही नहीं, तो बच्चा टेंशन में आ गया, नहीं 12th वाला तो नहीं आ सकता, वो बोलेगा इसमें क्या दिक्कत है, नहीं पता को रहने दो, बी की 0 पता है, और बोलो किसी भी चीज की 0 से डिवाइड करो तो आंसर 0 मॉडिफाइड। अरे किसी भी चीज की 0 से डिवाइड करो तो आंसर 0 कब से होने लगा, कौन बोला? अरे भैया 12th में तो ये बातें बहुत हो गई ना, किसी भी चीज की 0 से डिवाइड करो, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड आंसर। 11th, कोई कंफ्यूजन हो बोलना, ये मत सोचो ना चांस नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, अरे बी कोई ऐसी चीज है उसके बाद एक मतलब वो एक्सपेरिमेंट ही ऐसा डिफाइन ही नहीं कर सकते हम उसे, बी इवेंट में चांस ही नहीं है ना, 0 ही है उसका चांस। तो नेक्स्ट 11th मेरे से पहले सोचना होगा, बहुत आसान बात है, ए और बी इवेंट है, सैंपल स्पेस से रिलेटेड कोई इवेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी पूछा हुआ है। अरे बोल दो कोई भी, क्या
सुनंदा बताएगी आंसर? नहीं, अनन्या बताएगी। अनन्या गोयल। सो नहीं पता। क्या बात कर रहे हो बच्चे? अच्छा, आपको पेपर में मान लो नहीं पता, मानता हूँ, अब आप हमें सिखाओ आप क्या करके आओगे कम से कम। वो तो सिखा दो, वो तो पता है आपको। सो फॉर्मूला लिखा सर फॉर्मूला लिख देंगे। तो वही तो पूछा है, 12वीं का बच्चा इतना भी रियलाइज नहीं कर सकता। कोई पर्टिकुलर केस नहीं था कि जिसमें आसान हो जाता। शब्द पढ़ो। ए एंड बी द इवेंट एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस। बोलता है सैंपल स्पेस में से कोई दो इवेंट है। ठीक है, थोड़ा कंटेक्स्ट सुनना अभी 1 मिनट, कि जिस चीज को शायद आप सोच रहे हैं, वैसे तो अभी अगर आपने इस पे क्वेश्चन मार्क डाला नहीं पता तो आप उस हद तक सोचने पे भी नहीं गए वैसे तो। अरे ए और बी किसी कोई सैंपल स्पेस है पूरा, कुछ भी उसमें से एसोसिएटेड कोई दो ए और बी इवेंट है। वो कह रहा है भैया ए अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी बता दे, तो तूने ना हमें ए के बारे में कोई कंडीशन दी ना बी के बारे में, ना सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में से ए बी है, ये तो जनरल केस है। तो जनरल केस में तो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फॉर्मूला ही है। लेकिन वो ये कह देता है यहाँ पर कि ए और बी जो दो इवेंट हैं सैंपल स्पेस में से, उसमें से मान लो कह देता बी सैंपल स्पेस ही है, बी खुद ही सैंपल स्पेस है। ठीक है भैया, तब शायद बातें बदल जाती कि बी खुद ही सैंपल स्पेस है, वही बी है। ठीक है भैया, अब वो कह रहा है उसमें से ये वाला चांस बता दो, तो मैं नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह मतलब कंडीशन सोचता ना यार, सैंपल स्पेस दिया तो उसको कैसे करूं मैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है यार, जनरल केस है तो जनरल फॉर्मूला ही तो लिखना था। कोई दिक्कत है तो बोलना, कोई दिक्कत है तो बोलना। अच्छा, एक और थोड़ा सा बढ़ा के पूछ लेता हूँ, कोई बताना मेरे को। मैंने कहा ए ना यहाँ बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बताओ, यही थ्योरी के क्वेश्चन में बोलो। ए बी का सबसेट है तो ए और बी, P of A divided by P of B. अगर ए बी का सबसेट होता बच्चों तो आप एक वेंट से ही सोच लो, ए के सारे मेंबर बी के अंदर हैं तो ए और बी का कॉमन ए है, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन उतना अच्छा बना नहीं जितना यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन मैंने एक कंटेक्स्ट बोला। ठीक है, अब उसको अच्छा बना देता हूँ, उल्टा बोल देता हूँ। मैं इसी में कहता बी ए का सबसेट है, तो सर बी के सारे मेंबर ए के अंदर है, तो बी और ए का कॉमन क्या आ जाता, बी। यानी ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला था ही, आप ए और बी के कॉमन की जगह बी लिख देते, यानी ये काट के चांस क्या आ जाता 1। ठीक है जी, तो कंडीशन कोई थी नहीं, जनरल केस था तो फॉर्मूला ही लिख सकते हो, उससे ज्यादा क्या कर सकते थे आप। कोई कंफ्यूजन? यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हाँ जी, केस स्टडी। रैंडम वेरिएबल एक्स पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया, एनसीईआरटी का ही टाइप है भैया। अब वो एक बार ही बताओ कि केस स्टडी में कितने पार्ट करने हैं आपने? 4। 5 में से 4 करने हैं, तो अभी तो पांचों करते हैं ना, कभी यही आदत पेपर में लेके चले जाओ कि पांचों कराए और उसमें एक गलत कराए, तो ऑब्वियस जो गलत कराए उसका नंबर कटेगा, जो सही कराए उसका मिलेगा नहीं। ठीक है भैया, तो वो थोड़ा ध्यान देना, 4 छांट के करने हैं, जो जल्दी होते हैं, जो आते हैं, जो आते हैं तो आप करते ही हो, जो जल्दी होते हैं वो भी एक बात होती है। खैर, तो सर क्या पूछ रहा है, एक बार एक आइडिया ले लेते हैं। देखो वो बोल रहा है पहले के की वैल्यू बताओ। अच्छा, एक बार ऐसे बताना सारे बच्चे कर लोगे, वो छोड़ो आप, उसकी कोई कीमत नहीं है, गलत होगा तो कैसे होगा वो देख लो बस। के निकालना, मैं इन सबका सम 1 के इक्वल रख के के निकालूं हमेशा? बोलो तो सही, कोई गलती होगी कि नहीं? अंशिका, अंशिका बताएगी। चलो मैं कंटेक्स्ट को बढ़ाता हूँ, मेरा कंटेक्स्ट नहीं समझ पाए, मैं यहीं पर क्वेश्चन में ना यहाँ ऐसे 3 लिख देता हूँ, 2,3। अब बताओ सबका टोटल 1 कर दूं, आएगा के? नहीं सर। नहीं ठीक है, सर। कुछ बच्चे शायद बेसिक भूल गए तो वो बेचारे सोच ही नहीं पा रहे, वो बोले ही नहीं। ठीक है, 1 मिनट, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बनानी पड़ती है ना, एक्स पी ऑफ एक्स, एक्स क्या क्या है, जो अगर यहाँ बुक की बात कर रहा हूँ तो एक्स क्या क्या है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अदरवाइज का कोई केस नहीं है, ना न्यूमेरिकल एक्स डिफाइंड, ना उसका चांस न्यूमेरिकल डिफाइंड, तो अदरवाइज का कोई केस नहीं है। ठीक है, एक्स 0 पर प्रोबेबिलिटी के है, 1 पर प्रोबेबिलिटी 2 के है, 2 पर प्रोबेबिलिटी, 1 मिनट ये घटिया है भाई, थोड़ी काम की बात जो हल्की फुल्की बता सकता हूँ वो सुन लो, 3 के है, ये पीडी दिया हुआ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है भैया। और वो अब कह रहा है के बता दो, तो सबको पता है ना एक्स की हर पॉसिबिलिटी पे जो प्रोबेबिलिटी है उन सबका टोटल ऑलवेज 1 होता है एक वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अभी तो आप कर ही दोगे, इन सबका टोटल 1 और के आ जाएगा, 1 मिनट वो के डाल दोगे, तीनों चांस आ जाएंगे। फिर वो ऐसे पार्ट में कुछ भी पूछता रहता है, 0 पर चांस बता दे, 1 पे बता दे, 0 से 1 तक बता दे, 0 से 2 के बीच में बता दे, वो किस तरफ इक्वल किस तरफ ग्रेटर स्मॉलर, थोड़ा सा ध्यान देना। तो घटिया बातें आप लोगों के लिए। मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी में इतना ही आसान क्वेश्चन है, खूब कर लोगे, अचानक से वो यहाँ 3 लग गया। बच्चा टेबल वेबल बनाता नहीं और सीधा यार इन सबका टोटल तो 1 होता है ना, 6 के इक्वल 1। अब ये नहीं पता 2 पर भी चांस 3 के और 3 पर भी चांस 3 के है, यानी एक 3 और लिखकर यहाँ 3 के फिर लिखना था। ठीक है, या वो यहाँ x लिख देगा, यहाँ x लिख देगा 3kx, तो x2 डालोगे तो चांस आएगा और फिर x3 डालोगे तो चांस आएगा, और वो 2 केस बढ़ जाएंगे। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, जो कंटेक्स्ट में बोलना चाह रहा हूँ। अभी नहीं है 3 वाला केस। ठीक है, अब पहले k निकाल लेते हैं। तो देखो सभी पॉसिबिलिटी पर प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होना चाहिए। भाई जो चीज भूल रहे हो सोचते मत रहना, एनसीईआरटी में कराई थी, आप भूल गए, कोई बात नहीं, पूछ लो, नुकसान थोड़ी कर लोगे अपना। ठीक है जी, k 1/6 आ गया, ऑप्शन जरूर लिखना, फर्स्ट पार्ट डी। अब देखो सेकंड में क्या पूछा, सेकंड x2 पर चांस बताओ। ठीक है, x2 पर चांस देखो, x2 है तो चांस तुम निकाल चुके हो, 3k है, मतलब टेबल में है, और k की वैल्यू 1/6 है। ऑप्शन जरूर लिखना भाई, 3/6 मतलब हाफ आ गया, यानी ए पार्ट आ गया। x2 से ग्रेटर पर चांस बताओ, x2 से ग्रेटर पर चांस, कोई भी बोल दो जल्दी से। 0। सर 2 से ग्रेटर पे चांस कुछ नहीं मतलब 0, और वैसे भी उसने अदरवाइज पे 0 बोला भी था, तो वैसे सोच के भी लिख दो तो क्या दिक्कत है। ठीक है भैया, यानी डी पार्ट, ऑप्शन जरूर लिखना। 2 से स्मॉलर पर चांस, ठीक है बता दोगे, वो मेरा कोई चैलेंज नहीं है ऐसे, लेकिन कोई बताएगा क्या ध्यान देना चाहिए कि गलत भी हो सकता है। इक्वल। इक्वल। सर 2 से स्मॉलर पर पूछा है x, या 2 के इक्वल और स्मॉलर पे पूछा है, इन चीजों में फर्क होता है, और ये चीजें जल्दबाजी में कोई गलत करता है पता तो सबको होती है। x 2 से स्मॉलर पे 0 और 1 हो सकता है बच्चों, 0 और 1 पर चांस की टोटल देख लो, k + 2k यानी 3k है, 2 से स्मॉलर पर ये 2 केस है, टोटल 3k है, k आप 1/6 डाल दो, 1/2 है। बहुत नीट एंड क्लीन ढंग से करना, पेपर की तैयारी कर रहे हो, 100 नंबर लेने हैं आपने। ठीक है जी, फोर्थ, अभी हम पांचों करते हैं, इसका मतलब पेपर में हमें पांचों करने हैं ऐसा नहीं है। x 0 से 2 के बिटवीन पर चांस बताना है, फिर आपका ध्यान बस एक ही बात पे जा रहा है कि गलती कहाँ होगी, सीखने जैसा तो कुछ है ही कोई नहीं। सर इक्वल कॉर्नर पे कहाँ इक्वल है, कहाँ नहीं है, कहीं नहीं है सर, बीच वाला 0 से 2 के बीच में x1 है, उस पे चांस बताना है, दैट इज 2k। ठीक है भैया, k की वैल्यू 1/6। सिर्फ हमें गलतियों से दिक्कत होती है। ठीक है भैया, ना आता हो छोड़ के आए तकलीफ नहीं होती, आता हुआ गलत करके आते हैं बहुत तकलीफ होती है, तो गलतियों से बचो। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट भाई किसी को दिख रहा हो तो बता देना जरा, 17 हुआ तो 24 होना चाहिए। देखो 24 आ गया, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, मैंने सारे नहीं कराए, जबकि कुछ और एग्जाम्पल हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक कुछ रह भी गया यार, अब मेरे को अगली क्लास ध्यान दिलाना, या तो आप होमवर्क करके पूछोगे ही उसमें प्रॉब्लम। बेस थ्योरम के कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 थे और वो बताने जैसे थे। ठीक है, करके पूछ लेना या मैं खुद बता दूंगा। अभी आप इस पे आ जाओ, एनसीईआरटी का एग्जांपल ऐसा है एक बहुत इंपॉर्टेंट, सभी होल्ड कर जाओ, 1 मिनट जवाब दे देना जिससे पूछा हूं। बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ नंबर ऑफ डबलेट इन 3 थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, पेयर ऑफ डाइस 3 बारी थ्रो किया, डबलेट की काउंटिंग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। देखो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन नहीं किया, तो आप में से लगभग 30 बच्चे ना लैंग्वेज पे फाइट कर लोगे, जबकि आपको मैं एक बार ही बोल दूं ना, आप 6ठी क्लास के बच्चे को बिठा के समझा दोगे, उतने छोटे बच्चे को आप समझा दोगे। ठीक है, देखो फील लेते हैं क्या मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, किसी बच्चे से पूछते हैं, अगर देखें बता दे तो काम बन जाए हमारा। किसी से पूछ लो, बढ़िया बच्चे से पूछ लेते हैं। पीयूष राज, मेरे को बस थ्योरी बता दे क्या पूछ रहा है। पीयूष राज थोड़ा सा क्लियर कर दे, माइक तो खोलना चाहिए मेरे भाई, तो बच्चा तो जबरदस्त है। नंबर ऑफ डबलेट पूछ रहा भैया। नंबर ऑफ डबलेट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मतलब क्या, कितने 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 डबलेट आ सकते हैं? 1 1 2 2। ठीक है, चलो रुक जाओ, मैंने कहा था ना आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया बच्चे को पिक किया था मैंने, अभी वो लैंग्वेज पे क्लियर नहीं है। ठीक है, और बढ़िया पकड़ता हूँ, पढ़ने बताओ।
पढ़ने भाई, आज तक तो सारे सही आंसर दिए होंगे। हाँ बोल। तेरे को फंसा गया तो सबको फंसा गया मैं। सर वो 3 है तो शायद 1 1 आगे पीछे भी हो, पर 2 होने चाहिए। गए, अब कोई भी बता दो जिसमें ना हो, एक भी बता दो। अरे इतने सारे, कीर्ति बताएगी। सर श्रद्धा महाजन वन बताए। बोलो बोलो बोलो। सर 1 1 और आगे कोई भी नंबर, और ऐसे ही तीनों नंबर सेम भी हो सकते हैं, मतलब श्रद्धा 1 महाजन, 1 1। श्रद्धा महाजन, अनन्या सर रो होल्ड करना। आपने क्या पूछा है? मैंने मेरे को अभी लैंग्वेज अभी क्लियर कर ज्वाइन दो। किया है। मेरे को लैंग्वेज क्लियर कर दो क्वेश्चन की। करना क्या है? बस लैंग्वेज पूछ रहे हैं, क्वेश्चन तो हम कर देंगे। सो 3 थ्रो ऑफ डाइस में नंबर ऑफ डबलेट्स निकालने हैं। नंबर ऑफ डबलेट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है। चलो अगर आप थोड़ा सा ठीक ही बोल रहे हो तो कितने नंबर ऑफ डबलेट आ सकते हैं? ऑल केसेस बताओगे? सो 1 1 और फिर बस दूसरा रुक जाओ, नंबर फिर रुक जाओ। अरेंजमेंट। रुक जाओ, आप कहीं के कहीं पहुंच गए सभी बच्चे, और मैं कहीं किसी को नहीं कह रहा कि कोई ट्राई कम कर रहा है। सर हाँ आप बोल दो मेरे इसमें भाई। जैसे ये कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल दो डबलेट आने की 1/6 हो गई, ठीक है, और नहीं आने की 5/6 हो गई। वो भी ठीक है। फिर तीनों डाइस में से मतलब 3 केस बना के एक बार आ गई तो 1/6, नहीं आई फिर 1/6 इंटू 5/6 करके। हाँ, नहीं काफी, आप सबसे बेटर पहुंचे इन सब में। लेकिन अब आप मेरे को सुनो, सभी सुनना, सभी ध्यान से सुनना भैया, ठीक है? लेकिन एक फील लेना, ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है, ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है। मैंने जितने बच्चों से पूछा वो सब स्कूल टॉपर थे, लगभग लगभग, ठीक है भैया? लेकिन आपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, जब आपकी एनसीईआरटी हो गई, आपने खुद एग्जाम्पल नहीं किए, शर्म की बात है, ठीक है भैया? किसी के पढ़ाने से नंबर नहीं आते, आपको भी मालूम है, आप खुद पढ़ते हो इसलिए सालों साल नंबर ले रहे हो आप। अभी क्यों नहीं पढ़े आप? आपने एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ी, एक्सप्लोर क्यों नहीं की जब आपने बेसिक सीख लिया था? बहुत बड़ी कमी है ये, इसे ठीक कर लो अब जरा, इमीडिएट ठीक कर लो, वापस आओ, ठीक है भैया? बाकी सैंपल पेपर करने से सारी कमियां दिख जाएंगी, निकल जाएंगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। फील लेके मतलब वही मत खत्म कर देना उसे, मेहनत करो उसके पीछे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट इन 3 थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। वो कह रहा है पेयर ऑफ डाइस, जो पूछ रहा हूँ बताना, पेयर ऑफ डाइस कितनी बारी थ्रो किया? 3 बार। 3 बारी थ्रो किया। अच्छा डबलेट तो आप समझते हो ना, दोनों डाय पर 1 1 सेम नंबर आ जाए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है? बोलता है डबलेट ऑफ डाई 3 बारी थ्रो कर रहे हैं, सॉरी डाइस का पेयर 3 बारी थ्रो कर रहे हैं, उसमें डबलेट की काउंटिंग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो। मैं जो पूछ रहा हूं उतना बताओ। 3 बारी पेयर मैंने थ्रो किया डाई का, क्या डबलेट हर थ्रो पे आना जरूरी है या नहीं भी आ सकता? नहीं भी आ सकता। काउंट ऑफ डबलेट, काउंट, मैं ये पूछ रहा था काउंट ऑफ डबलेट क्या क्या हो सकते हैं सर? या तो किसी भी पेयर पे, किसी भी थ्रो पे डबलेट आएगा ही नहीं, या किसी एक पे आ जाएगा, या किन्हीं 3 थ्रो किया ना सर पेयर के हमने, या 2 थ्रो पे डबलेट आ जाएगा, या 3 थ्रो पे डबलेट आ जाएगा। जब तक एक्सरसाइज सही नहीं होगा, या आप उसे शब्दों में नहीं सोच पा रहे हो, आप मेरे को चांस बता रहे हो, या आप मेरे को 1 1 2 2 आना बता रहे हो, तो 10th का बच्चा बोल देगा भाई। जो पूछ रहा है वो कंटेक्स्ट तो बोल ही नहीं रहे आप, ठीक है? दोबारा फोकस करना, भी जल्दबाजी नहीं करना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट। मैंने क्या कहा था, जिस चीज का पीडी पूछे ना पहले उसको पकड़ो। सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है डबलेट का नहीं, नंबर ऑफ डबलेट का, डबलेट की काउंटिंग का, जबकि हम पेयर को 3 बारी थ्रो कर रहे हैं। तो 3 बारी पेयर थ्रो करने में डबलेट आना तो सब किसी को पता है, 1 1 2 2 डबलेट है। 3 थ्रो करने में या तो डबलेट कहीं नहीं आएगा, किसी थ्रो पे नहीं आएगा, या एक थ्रो पे आएगा 3 में से, या 2 पे आएगा, या 3 पे आएगा। डबलेट की काउंटिंग है ये, इसका पीडी लिखना है, पहले ये पकड़ो, ठीक है भैया? अब 1 मिनट, एक सिंगल थ्रो पे डबलेट आने का चांस, मतलब पेयर थ्रो कर दिया, इस पे डबलेट आने की चांस बोलो आप। 6/36, ये तो पता है आपको, ये तो आप सब बोल ही रहे थे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 कुछ भी आएगा, डबलेट आने का चांस एक सिंगल थ्रो पे 6/36 1/6 होता है, ठीक है भैया? और डबलेट ना आने का चांस, ठीक है, 1 - 1/6 यानी 5/6 होता है। देखते रहना जरा, ठीक है भैया? डबलेट आने का चांस 1/6, डबलेट ना आने का 5/6। अब बोलो 3 थ्रो किए, कहीं डबलेट नहीं आया, 1 मिनट ऐसे देखो जरा, सिर्फ केस देखो, बाकी तो आप करोगे अभी। कहीं डबलेट नहीं आया, तीनों पे अदर देन डबलेट है,
तो यार अदर देन डबलेट, पहले थ्रो पे डबलेट नहीं आया 5/6, दूसरे पे डबलेट नहीं आया 5/6, तीसरे पे डबलेट नहीं आया 5/6। सर अरेंजमेंट लोगे भी तो फैक्टोरियल 3, लेकिन रिपीटेशन से कट जाएंगे अपन फैक्टोरियल 3। ये गेम तो आप आगे जानते ही हो। मेन बात तो इतनी तो पकड़नी थी। ठीक है भैया, कंफ्यूजन है तो बोलना। ये मैं ये भी कह रहा हूँ कि ऐसा हमने नहीं किया, चाहिए आसान था, लेकिन ऐसा सेम हमने नहीं किया, इसलिए फंस गए। और जो भी अपने आप को ठीक समझते हो उनको मैं कह रहा हूँ आपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल खुद नहीं किए, ये आपकी कमी रह गई। ठीक है, आप ये क्यों मान रहे हो हर चीज मैं आपको करा दूंगा, उसी चीज के नंबर आते हैं आपके? ऐसा तो नहीं होता ना, हर चीज टीचर ही करा देगा, ये जिम्मेदारी आपने टीचर को क्यों दी हुई है? ठीक है, एक पे डबलेट करते रहिए, जो पूछना है पूछेगा जरूर। एक पे डबलेट आ जाए, बाकी दो पे डबलेट ना आए, या दो पे डबलेट आ जाए तो यानी तीसरे पे डबलेट नहीं आया, या तीनों पे डबलेट आ जाए। चांस पूछ रहा है वो आपसे, नंबर ही डालने हैं आपको। कंफ्यूजन है तो बोलो। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है। पहले थ्रो पे डबलेट नहीं आया, पूरा सोच लो, चाहे आपने लिख रखा है पूरा सोच लो। डबलेट आने की चांस 6/36, ना आने की 30/36। पहले पर डबलेट नहीं आया 30/36 तो 5/6 होगा ना, वही बोल लो ना। दूसरे पर भी डबलेट नहीं आया, तीसरे पर भी, तीसरे थ्रो पर भी पेयर ऑफ डाई के थ्रो पर भी डबलेट नहीं आया 5/6 इनटू अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 अपॉन रिपीटेशन, तीनों अलाइक है, वो कट ही जाएगा फैक्टोरियल 3। क्वेश्चन बोलने से बातें पूरी होंगी, मेरे पढ़ाने से तो नहीं होंगी। तो आपकी जो कंफ्यूजन है वो आपको बोलनी पड़ेगी, तभी मैं और बेटर कर पाऊंगा। पहले थ्रो पर मान लो डबलेट आ गया 1/6, फिर दूसरे पर डबलेट नहीं आया 5/6, तीसरे पर डबलेट नहीं आया 5/6। ये अलट पलट के कितने तरीकों से हो सकता है? फैक्टोरियल 3। ठीक है, अपॉन रिपीटेशन देखो दो दो अदर देन डबलेट की फैक्टोरियल 2। कुछ भी भूल रहे हो पूछ लो भाई, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना। एक मिनट, थोड़ा सा एक ये मोमेंट देखोगे, ये कैलकुलेशन देखना एक बारी। ये तो ठीक है, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 तो 3 आ जाएगा। 3 2 6 काट रहा था और मैं काटने जा रहा था अभी, लेकिन मैंने नहीं काटा, नहीं काटा। नीचे 2 1 6, डिनोमिनेटर सेम रखने के लिए। बहुत ही बढ़िया, बात पूरी कर दी बच्चे ने। सर डिनोमिनेटर सेम दिखता है तो कई बार लास्ट में चेक करना हो कि टोटल 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, ऊपर वाला ऐड करके सीधा पता लग जाता है, तो बेटर रहता है। और कोई इस चीज के नंबर नहीं काट सकता आपके, यहाँ नहीं काट सकता, उसको भी कंटेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो पहला डबलेट, पहले पर डबलेट आ जाए 1/6, दूसरे थ्रो पर डबलेट आ जाए 1/6, तीसरे पे डबलेट ना आए 5/6 इनटू अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 अपॉन रिपीटेशन, दो डबलेट का फैक्टोरियल 2। ये कैंसिल होके 3 आ गया, मतलब 15/216। और पहले पर डबलेट आ जाए 1/6, दूसरे पर 1/6। कंफ्यूजन है तो बोलो, और फाइनल होते जाओगे, और एक एक दो दो बारी ये सब हो जाएंगे। अगर हमने 30-40 पेपर कर लिए तो फिर दिक्कत कोई नहीं रह जाएगी। 1/216 और टोटल 1 होता ही है। और याद होगा एनसीईआरटी कराई थी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस अब नहीं पूछ सकता, वो आउट ऑफ सिलेबस हुआ था, तो इसने देखो पीडी पूछा है, वही हमने कर दिया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समस्या को रखना है, अपने क्वेश्चनों को रखो अगर कोई दिक्कत है तो। भाई जिनके पास हार्ड कॉपी है देखना, कोई क्वेश्चंस के पूरा हो तो बता देना। मेरे ख्याल से अभी इस पेपर में और नहीं है। नेक्स्ट पेपर 11 चेक करके चलना। टेंथ बल्कि नेक्स्ट पेपर 10th। अब देखो ये पिछले जैसा आया, जल्दी करो फटाफट से करो। ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। भाविका बताएगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब। सर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। दोनों में सर कुछ कॉमन नहीं है, यानी दोनों का कॉमन फाई है। यानी सर जब दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो उसके आने की चांस 0 बाय कुछ भी 0। ठीक है, ये सब याद कर लेना। कोई कोई चीज आप भूल रहे हो तो बता देना मेरे को, दोबारा समझा दूंगा ढंग से। वैसे तो बात यही है। ठीक है, अब वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बताना है मेरे को। आयुष कुमार बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला। जल्दी बोल बच्चे, जल्दी जल्दी। Probability of A intersection B divided by probability of B.
ठीक है। और आयुष फिर कह रहा है सर अब ये तो देखो आगे क्या पूछोगे आप, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उनमें कुछ कॉमन था नहीं, उनके कॉमन आने की चांस 0 थी। अब वो ए बाय बी पूछ रहा है इस कंडीशन पे, गिवन ये है। तो फॉर्मूला मैंने लिखा तो मुझे पता ही है इंटरसेक्शन चांस 0 है। अब नीचे कुछ भी हो, 0 अपॉन नंबर तो 0 ही होता है, तो चांस 0 आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना, सोच सोच के करना भाई। आपकी खुद की मेहनत आपको आगे ले जाएगी। इस वक्त कोई कुछ कहने वाला नहीं है, स्कूल में भी और ट्यूशन में भी किसी हद तक, क्योंकि कहने वाले का कोई मतलब भी नहीं है। मैंने तुम्हें कितना भी समझा लिया, मैं कल तुम्हें चेक थोड़ी कर लूंगा फिजिकली लाकर, भाई तुमने किया नहीं किया। ठीक है भैया, तो सब मूवी वाला चल रहा है ये। तो अब रिजल्ट तो आपका ही खराब होगा और किसी का तो होगा नहीं। ठीक है, 11वीं तक बहुत बढ़िया करते थे, आखिरी बारी जब सबसे बढ़िया होना चाहिए था और होता था, अगर नॉर्मल साल था तो होता था, इस बारी नहीं हो पाएगा। मेहनत करो, अपने से करो ना। क्या मतलब ट्यूशन पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे, किताब खोल के पढ़ो, सारे कंसेप्ट सीख लिए। एनसीईआरटी भी खुद नहीं की चैप्टर होने के बाद, उसके एग्जाम्पल भी नहीं किए, बड़ी अजीब बात लगी। ठीक है भैया, इतने बढ़िया बढ़िया बच्चों से बात की, उन्होंने पढ़ा नहीं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, खुद नहीं करके रखा हुआ। 11th प्रोबेबिलिटी ऑफ, 1 मिनट देखते भी रहना, सुनते भी रहो, समझते भी रहो बातों को। कमियां तो इंसान के अंदर होती है, लेकिन इंसान तो वही है जो उसे सुधार ले पता लगता ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है। ठीक है भैया, और प्रूफ करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, आयना बताया कि बच्चे बहुत आसान प्रूफ है, एक ही लाइन में हो रहा है, बस बोल दो, एक आइडिया दे दो कैसे। फॉर्मूला से स्टार्टिंग कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट। ये बच्चा कह रहा है सर ये गिवन दिया हुआ है, इसको प्रूफ माइंड में दिख रहा है इतना क्लियरली, तब बोलिए ये सर गिवन में फॉर्मूला डाल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये तो गिवन ही है, मैंने गिवन को ही आगे बढ़ाया, ध्यान देना सारे। ठीक है, और अब ये कह ही देगी कि सर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी से बी बाय ए बनाना है, तो बी बाय ए का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये नीचे चाहिए सर, तो ऑब्वियस अल्टरनेटिव यूज कर दो, ये ऊपर भगा दो सर। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 1 मार्क का है, कोई बड़ा होना भी नहीं चाहिए, 1-2 लाइनों में ही हो जाना चाहिए। अल्टरनेटिव लगा दिया बच्चों, बीच में ग्रेटर देन था, ध्यान देना। तो देख लो ये फॉर्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ वी बाय ए का। ठीक है, ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वी प्रूफ हो गया। कंफ्यूजन है तो बोलो, दिक्कत को बोलना जरूर। एटीन्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं कह रहा था एनसीईआरटी में बेस थ्योरम मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो कराई थी। ठीक है, लेकिन उसके कुछ एग्जांपल हैं जो बहुत फेमस हैं, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा आता नहीं प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, एनसीईआरटी जैसा ज्यादा आता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से सुनना। अच्छा, ये ऑब्वियस केस स्टडी है, 5 पार्ट में पूछेगा, तो पहले मैं मेन क्वेश्चन बुलवा लूं आपसे, फिर 5 पार्ट में कई बार कुछ चीजें आसान होती है, कुछ टेक्निकल होती है, वो लैंग्वेज हैंडल करने वाली बात है, वो बाद में देख लो। पहले एनसीईआरटी के एग्जांपल समझ कर देखो जरा इसे, एनसीईआरटी का एग्जांपल मान कर देखो। 1 मिनट सभी होल्ड कर दो, क्वेश्चन पर ध्यान दो। पहले बोलता है 3 आइडेंटिकल बॉक्स हैं, जिनमें हर बॉक्स में 2-2 कॉइन्स हैं। बॉक्स बैग वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा चाहे फेयर कर रहे हो तो एक डायग्राम सा ले लिया करो, आपके लिए भी बातें आसान हो, टीचर भी फटाफट से देख पाए, चेक कर पाए कि 3 बॉक्सेस हैं सर, जिनमें हर किसी में 2-2 कॉइन है। ठीक है, अब वो कह रहा है बॉक्स 1 में 2 गोल्ड कॉइन है, इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन आर गोल्ड, 2 गोल्ड कॉइन है, ध्यान देना। बॉक्स 2 में कह रहा है 2 सिल्वर कॉइन है, बॉक्स 3 में कह रहा है 1 गोल्ड 1 सिल्वर कॉइन है। अभी पार्ट नहीं पढ़ देंगे, अभी पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, इसको छोड़ दो, अब आगे ये क्या कहेगा। मैंने क्या कहा, मेरी बात, मैं बुक नहीं पढ़ रहा भैया, मैंने कहा पहले 3 बॉक्स में से एक बॉक्स सेलेक्ट किया, फिर उसमें से एक कॉइन निकाला। ठीक है भैया, वो गोल्ड कॉइन ही निकला है। ठीक है भैया, वो गोल्ड कॉइन ही निकला है। वो आप मान लो मैं कह दूं थर्ड बॉक्स से गोल्ड कॉइन निकालने का चांस बता दो, तो आपको याद आएगा तीनों पहले एक्सपेरिमेंट 2 हैं सर, पहले बॉक्स सेलेक्ट किया है, फिर किसी बॉक्स जो बॉक्स सेलेक्ट हो गया उससे कॉइन निकाला है, 2 एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो पहली बात भैया मैं फिर कह रहा हूँ, ये यहाँ पर बुक क्वेश्चन नहीं चल रहा, सैंपल पेपर क्वेश्चन नहीं चल रहा है, ये एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं आपको। सर पहले बॉक्स सेलेक्ट हुआ है, कोई बताएगा अगर पहले बॉक्स सेलेक्ट हुआ है तो और कोई तरीका, हमने मतलब और कुछ कहा नहीं है, बॉक्स सेलेक्ट कैसे करोगे,
कि डाई थ्रो किया उस पर 2 आ गया तो बॉक्स 1 लोगे, 3 5 आ गया तो बॉक्स 2 लोगे, अदर आ गए तो बॉक्स 3, ऐसे कोई केसेस नहीं बनाए। तो कोई बताएगा 3 बॉक्स में से किसी भी बॉक्स के सिलेक्ट करने का चांस कितना? जल्दी जल्दी। 1/3 1 by 3 सर 3 में से कोई भी एक करना है, 1/3 1/3। और अब मान लो एक बारी भैया बॉक्स 1 सिलेक्ट हो चुका है, बॉक्स 1, उससे आपने गोल्ड कॉइन निकाला, उसका चांस देखो। बॉक्स 1 में 2 गोल्ड थे, इससे गोल्ड निकाला, चांस फेवरेबल बताओ। 1 फेवरेबल 2, टोटल 2 यानी 1। बहुत बढ़िया, आएगा ही सर, जो मर्जी उठा लो गोल्ड ही आएगा। तो उसने डायरेक्ट ही बोल दिया 1, नहीं तो ऐसे कर लो, टोटल आउटकम भी 2 हैं और फेवरेबल भी 2 हैं गोल्ड के। बॉक्स 2 से ऐसे रफ पूरा नहीं लिख रहा भैया, बॉक्स 2 से गोल्ड तो है ही नहीं, 0, उसमें गोल्ड है ही नहीं। बॉक्स 3 से गोल्ड, अभी मैं एनसीईआरटी लैंग्वेज बताऊंगा कैसे उसने बेटर कर रखा है एनसीईआरटी में क्वेश्चन। बॉक्स 3 में गोल्ड निकाला सर, 2 में से 1 चांस है। आगे आप जानते हो, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज रख दूं, भैया मैंने पहले बॉक्स सेलेक्ट किया, फिर एक कॉइन निकाला, गोल्ड आया, बता रहा हूँ गोल्ड आया, बॉक्स 3 से गोल्ड आया, चांस बताओ। तो सर सारे मल्टीप्लाई ऐड करके नीचे, और बॉक्स 3 से गोल्ड आया वो वाला ऊपर, आंसर आ जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी ने भी देखो पूछा कैसे, ध्यान से सुनना। अब उसने बोला पहले बॉक्स सेलेक्ट किया, फिर एक कॉइन निकाला जो गोल्ड आया, बताया उसने गोल्ड आया, बोलता है उस बॉक्स से गोल्ड कॉइन निकालने का चांस बताओ जिसमें गोल्ड कॉइन निकालने के बाद गोल्ड ना बचे। बताओ किससे गोल्ड निकालने का चांस पूछ रहा है? थर्ड बॉक्स और थर्ड में से थर्ड बॉक्स सर थर्ड में से गोल्ड निकालने के बाद गोल्ड नहीं बचेगा, और इसमें से हम गोल्ड निकाल ही नहीं सकते थे, इसमें से निकालें तो बचता है, यानी थर्ड में से पूछ रहा हूँ। थोड़ी लैंग्वेज उल्टी कर दी, और पेपर में आप ये जानते हो ना, टाइम तो होता ही नहीं ना, कुछ नया आ गया तो तकलीफ लगती है ना। जैसे डबलेट वाली कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होगी, लेकिन नया आ गया, आप बंधे हुए टाइम में नहीं बोल पाए। ठीक है, तो ये सब था एनसीईआरटी में। ठीक, अब हो जाएगा वो भी, वहां से पढ़ के भी कर लेना। अब देखो ये मैं कह रहा हूँ पार्ट में अलग समस्या नजर आ सकती है, क्योंकि माइक्रो करके एक एक चीज पूछेगा, और वो पूछ ए बात रहा है, आप बता भी रहे हो, बच्चे को लैंग्वेज ही नहीं क्लियर हुई क्या पूछना चाह रहा है। अब ध्यान से सुनो, पहले देखो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। अब उसने देखो ये कहा था पर्सन चूज अ बॉक्स एट रैंडम, वो बॉक्स मतलब रैंडम ड्रॉ कर रहा है, 3 में से कोई भी हाथ में आ जाए, इक्वल चांस है, रैंडम ड्रॉ तो यही होता है ना। ठीक है, एंड टेक आउट अ कॉइन, और एक कॉइन निकाल रहा है, बोलता है अब इस इंफॉर्मेशन पे आंसर दे दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन बॉक्स, सिर्फ बॉक्स सेलेक्ट करने का चांस पूछ रहा है, जल्दी बोलो। 1/3 1/3 सर 3 में से कोई भी कर सकता है, 1/3 सबका इक्वल इक्वल हो गया, तो फर्स्ट का सी पार्ट आंसर आ गया 1/3। ठीक है भैया, सेकंड कहाँ गया, लेफ्ट पे आ गया, इधर देखना। ठीक है, मैं फिर लिख दूं एक बार, डायग्राम बना दूं। बॉक्स 1 में 2 गोल्ड थे, बॉक्स 2 में 2 सिल्वर थे, और बॉक्स 3 में 1 सिल्वर 1 गोल्ड था, ऐसे था। ठीक है, वापस आ जाओ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गोल्ड कॉइन फ्रॉम द बॉक्स 3, सोच के बोलना, बॉक्स 3 से गोल्ड कॉइन निकालने का चांस 1/2 1/2 1/2, या पहले बॉक्स निकालने का और फिर गोल्ड निकालने का, मतलब बॉक्स निकालने का तो 1/3 है, फिर उसके बाद गोल्ड निकालने का वो 1/2 है। ये 1/6 आएगा या सिर्फ गोल्ड निकालने का 1/2 आएगा, सोच के बताओ जरा। 1/6 आएगा। उसने कहा है आपको क्या कि पहले बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ जब पूछा है तो उसने बोल रहा है बॉक्स 3 है आपके पास, दे रखा उसने, बॉक्स 3 में से गोल्ड का चांस बताओ। भैया 1/3 वो 1/2 ही आएगा। ठीक है, मैंने कहा आपके स्कूल में 12th के 5 सेक्शन है, हर सेक्शन में बॉयज गर्ल्स का कॉम्पोजिशन अलग अलग है, लेकिन मैंने बोला आपके वाले सेक्शन में बॉयज और गर्ल्स बराबर बराबर थे, और मैंने कहा आपके वाले सेक्शन से ही बॉयज सेलेक्ट करने का चांस बता दो। तो सर हमारे वाले सेक्शन में तो है ही बराबर बराबर, आप ये तो कह ही नहीं रहे कि 5 में से पहले सेक्शन ले रहे हैं, उस फिर हमारे वाले सेक्शन में से बॉयज सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं कह रहे आप। ठीक है भैया, 5 में से सेक्शन पहले सेलेक्ट करना है उसका चांस, फिर उसके बाद बॉयज सेलेक्ट करना है उसका चांस, एक ही लाइन में पूछ रहा हूँ, तो बोलो वो बात। मैं तो कह रहा हूँ आपके सेक्शन में से बॉय का, तो देखो। अच्छा, ऐसी कोई कंफ्यूजन ना, जब ऐसा पार्ट पढ़ रहे होते हो तो 5 पार्ट है, तो वो अगला पार्ट पढ़ने से क्लियर हो जाता है। थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई मान लो, थोड़ी सी एक हल्की सी, पता नहीं मैं अपनी बात पे ठीक भी हूँ कि नहीं हूँ, अगला पार्ट पढ़ो। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग थर्ड बॉक्स एंड गेटिंग गोल्ड कॉइन, भाई ऊपर बोल रहा है थर्ड बॉक्स से कॉइन बताओ, अब नीचे कह रहा है बॉक्स सेलेक्ट किया और फिर उससे कॉइन निकाला, अब चांस बताओ। तो अब तो क्लियर हो गया होगा, देखो माइक्रो वर्ड्स में फर्क आ गया थोड़ा सा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गोल्ड कॉइन फ्रॉम थर्ड बॉक्स, और अगला आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग थर्ड बॉक्स। ऊपर था थर्ड में से गोल्ड का चांस बता, और नीचे है थर्ड बॉक्स सेलेक्ट कर उसका भी चांस, और उसके बाद उसमें से गोल्ड बॉक्स निकाल उसका चांस। यहाँ दोनों एक्सपेरिमेंट आ गए, इस फर्क को समझो। ठीक है, तो थर्ड में से गोल्ड का चांस तो भैया वो 1/2 ही होगा,
यानी ऑप्शन आ गई यहाँ मेरे पास सेकंड पार्ट की ए। कंफ्यूजन है तो बोलना। भैया डी पार्ट क्या लिखा है सेकंड ऑप्शन का? 1/3 लिखा है जी। भैया ये 2 दिख रहा है। तो ठीक कर दो ना, आप तो बड़े समझदार बच्चे हो। आप कह देते दोनों सेम है। ठीक है जी, ए और डी सेम है भैया, वो ठीक कर लेना, कोई एक बदल देना और एक ऑप्शन में छोड़ देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग थर्ड बॉक्स एंड गेटिंग गोल्ड कॉइन। अब वो बोल रहा है पहले बॉक्स सेलेक्ट किया फिर कॉइन सेलेक्ट किया, तो बॉक्स भैया 3 थे, तो 3 में से कोई एक सेलेक्ट हुआ 1/3, थर्ड हुआ 1/3, उसमें से गोल्ड हुआ 1/2, यानी चांस आ गया 1/6, यानी ऑप्शन आ गई ए। कंफ्यूजन है तो बोलना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग गोल्ड कॉइन इज, अब ध्यान से सुनना, गोल्ड कॉइन निकालने का चांस पूछ रहा है। ठीक है भैया, कोई भी मुझे बताओ गोल्ड कॉइन क्या फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट होगा उसी से निकाल सकते हो, या सेकंड सेलेक्ट होगा उसी से निकाल सकते हो, या थर्ड सेलेक्ट होगा उसी से निकाल सकते हो, या जहां मर्जी से भी निकाल सकते हो। कहीं किसी से में भी से भी निकाल निकाल सकते सकते हैं। हैं। ये पूरा बेस का डिनोमिनेटर पूछ गया वो एक तरह से, क्योंकि ऊपर मेन लाइन दी हुई थी और उसको बदलने के लिए यहाँ कोई लैंग्वेज नहीं है। ऊपर मेन लाइन दे दी थी उसने कि आखिरी में बोला था पहले बॉक्स सेलेक्ट हुआ है उसमें से कॉइन सेलेक्ट हुआ है, अब वो कह रहा है वो गोल्ड हुआ है बता दे, कोई अदर लैंग्वेज है नहीं। यानी भैया पहले बॉक्स सेलेक्ट हुआ है, या तो बॉक्स 1 सेलेक्ट हुआ होगा और उससे गोल्ड सेलेक्ट हुआ होगा, ऐसे गोल्ड आएगा, या बॉक्स 2 सेलेक्ट हुआ होगा और उससे गोल्ड आएगा, या तो ऐसे गोल्ड आएगा। ठीक है, ये पक्का भैया बेस का ना डिनोमिनेटर, मतलब ये केस स्टडी में ये चीज हैंडल करनी सीखना अभी प्रैक्टिस से, कि टुकड़े टुकड़े पूछेगा तो कौन सा टुकड़ा पूछा है वो जज करना एक जरूरी बात है। ठीक है भैया, अब देख लो, या तो फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हुआ है 1/3 और उससे गोल्ड हुआ है, देख लो इसमें तो दोनों ही गोल्ड हैं, तो 2/2, फेवरेबल भी 2, टोटल भी भैया सेकंड बैग का लिखना जरूरी है जब उसमें है ही नहीं गोल्ड कॉइन? 1 है आपका यार, लेकिन मैं गलत कर रहा हूँ तो ये बताओ, आप बताओ तो सही। नहीं भैया, तो पहले ही हुआ जब भी तो आप सोच पाए कि वो 0 आ रहा है, इसलिए हम नहीं भी लिखे तो ठीक है ना, है कि नहीं? एक भैया मेरी जब उसमें गोल्ड कॉइन है ही नहीं तो फिर नहीं, लिखना वो ही तो क्यों है? बात ठीक है, लेकिन पहली ये चीज आप माइंड में सोच पा रहे हो जब भी तो स्किप करने की बात आ रही हाँ जी भैया। है ना, तो मैं स्किप कर दूंगा फिर आप बोलोगे आपने बोली क्यों नहीं, यानी आप दोनों तरह से खेल लेते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी बात, तो जब वो 0 है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ 12वीं के बच्चे को, उसको भी पता है तो 0 है, नहीं लिखता तो ठीक ही था। खैर 1/3 हमारा कॉमन आ गया, 1/3 कॉमन जी, तो ये आ गया 1 प्लस, अब मैं 0 नहीं लिखूंगा, नहीं तो ये बच्चा फिर गुस्सा कर देगा मेरे को, बीच वाली 0 नहीं लिखूंगा भाई। ठीक है, 3/2, लेकिन आप जिद करना, आप ऐसे कभी गलती नहीं करोगे। सुनंदा बोली थी ना पक्की बात, नाम बोलो। यस सर। मैं आपको 5 बार ही उलझाऊंगा इसी बात पे अगली 5 क्लास में। ठीक है, मेरे साथ रहना, जवाब देना जब मैं पूछूं तो सेम बात पे। सर हाँ जी, सर क्वेश्चन में अगर ये बोल रखा है कि पहले बॉक्स सिलेक्ट हुआ है और फिर कॉइन सिलेक्ट हुआ है, तो सेकंड पार्ट में फिर वही बात हो गई उसमें ना। भी हमें बॉक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा ना पहले? नहीं, उसने पहले ही कह रखा है थर्ड बॉक्स है तुम्हारे हाथ में, लैंग्वेज बदल दी ना उसने, बोलता थर्ड में से गोल्ड लेना है, उसने कहा ही नहीं थर्ड बॉक्स सेलेक्ट करना है। अगर एक जनरल बात रखता वो फ्रॉम थर्ड बॉक्स ना रखता, तब तो मैं फिर यही कहता गोल्ड तो फिर तो किसी से भी आ सकता था। उसने क्लियर कर दिया थर्ड में से गोल्ड लेना है, यानी थर्ड बॉक्स ही है अब आपके हाथ में और कुछ नहीं है। सर लेकिन जो बॉक्स जो रैंडमली सेलेक्ट होना था वो वाली प्रोबेबल मतलब हो चुका ना वो वाला इवेंट, तो वो वो वाला क्यों नहीं कंसिडर किया? वो वाला हो चुका, तुमने खुद कहा जो हो चुका। मान ले मैं तेरे हाथ में यही बॉक्स दे दूं, मैं बोलूं गोल्ड निकाल, बॉक्स तो तेरे हाथ में है ही पहले से, अब मैं रहूं गोल्ड निकाल, चांस क्या, यही बॉक्स है हाथ में, बता चांस क्या बोलेगा? 1/2। ले तूने खुद ही आंसर दे दिया, वो तो हो ही चुका। लेकिन अब यहाँ वो नहीं हुआ, यहाँ लैंग्वेज लैंग्वेज ने बदला आपका, बिल्कुल बहुत बढ़िया ही सोच रहे हो सर, ऊपर तो वो कहा था लेकिन लैंग्वेज ने बात बदल दी ना, और यहाँ भी लैंग्वेज ने बात बदल दी। अब वो कह रहा है भैया पहले बॉक्स ही चूज करना और अब गोल्ड को नहीं उठाना है। कहानी क्लियर हुई? दिक्कत है तो बोलना। ओके। नेक्स्ट फिफ्थ, इफ ड्रॉन कॉइन इज ऑफ गोल्ड। अब देखो पूरी बेस जैसे वो आखिरी पार्ट पूछता था, बोलता है गोल्ड तो निकाला ही, हम बता रहे हैं आपको गोल्ड तो निकाला ही, आप निकाल चुके हो, हाफ चांस आ चुका, दोबारा निकालने मत बैठ जाना, डिनोमिनेटर कर चुके हो आप, गोल्ड तो निकाला ही है, टोटल आउटकम टोटल चांस ये है। लेकिन वो ठीक है, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, देन द प्रोबेबिलिटी द अदर कॉइन इन बॉक्स इज आल्सो गोल्ड,
तो बोलता है उस बॉक्स से गोल्ड निकालने का चांस बताओ जिसमें जो बचा वो भी गोल्ड। ये वाला पूछा है एनसीईआरटी में भी। तो बताना अब किस बॉक्स का चांस पूछ रहा है वो, थर्ड सेकंड फर्स्ट? फर्स्ट सर फर्स्ट उससे गोल्ड निकालने का चांस पूछ रहा है कि निकालने के बाद जो बचा हो वो भी गोल्ड हो, तो दो गोल्ड वाले से ही हो सकता है। ठीक है, ये पूरी बेस हो गई। निकाला गोल्ड ही है, निकाला गोल्ड ही है, उसका चांस हाफ कर चुके थे आप, पूरी डिनोमिनेटर कर चुके थे। अब न्यूमरेटर, उससे गोल्ड निकालने का चांस बताओ जिसमें बचा गोल्ड है, यानी फर्स्ट वाला पूछ रहा था, और फर्स्ट में गोल्ड निकालने का 2/2 यानी 1 था। ठीक है भैया चलो अभी रहने देते हैं। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, ऐसा कुछ हो गया, घोटाला हो गया बहुत बड़ा। क्या कर दिया? ये तो गलत ही हो जाएगा। सर ऊपर तो 1/3 आएगा न्यूमरेटर में। अच्छा वो खा गया ना। ठीक है, सही कह रहे हो बच्चे। नीचे भैया डिनोमिनेटर का चांस तो 1/2 था, और ऊपर न्यूमरेटर में पहले बॉक्स सेलेक्ट हुआ 1/3 और फिर उससे गोल्ड निकाला 2/2। ठीक है, पहले बॉक्स सेलेक्ट हुआ, नीचे भी सारा था ना, डिनोमिनेटर में बॉक्स सेलेक्ट हुआ, या तो पहले से गोल्ड या दूसरे से या तीसरे से, वो तो हमने कर रखा है तो उसको तो दोबारा सोचना नहीं है। न्यूमरेटर पहला बॉक्स सेलेक्ट हुआ और फिर उससे गोल्ड निकाला। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 2/3। ध्यान से करना, कंफ्यूजन है तो बोलना। टाइम तो ध्यान नहीं आ रहा होगा किसी को भी, नहीं आ रहा मतलब आ रहा है बहुत जोरों से आ रहा है। चलिए ओके, गुड बाय, चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद।